अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चेक करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ये फैक्टर आ जाते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइड पे नहीं लगते बल्कि उसकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगते हैं। एलोस्टेरिक साइड कौन सी होती है? एक्टिव साइड के अलावा, मसलन ये मेरे पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड है, और ये जो दूसरी साइड है उसके अलावा वो होती है एलोस्टेरिक साइड। उस पे आगे कोई मॉलिक्यूल लगता है, उसको फैक्टर कहते हैं। अगर उस फैक्टर की लगने की वजह से या तो एक्टिविटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव साइड है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है फैक्टर लगने की वजह से, जिसकी वजह से या तो एक्टिविटी बढ़ जाती है या एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन एलोस्टेरिक एंजाइम्स की होती हैं, और एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनमें एक्टिव साइड के अलावा भी कोई साइट हो। एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम व्हिच हैव अनदर साइट अदर देन एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होती है बाय फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन। एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर या दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, सीरीन, थ्रियोनिन। उनके ऊपर अगर मोस्टली एंजाइम के ऊपर अगर फास्फेट ग्रुप लग जाता है, ठीक है, काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो वो फंक्शन छोड़ देते हैं, और अगर वो उतर जाता है तो वो फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कहते हैं थ्रू फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन। ट्रिमिंग होती है कि मोस्टली जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। तो सबसे पहले है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट वो होती है जो एंजाइम में एक और साइट होती है एक्सेट साइट, एक्टिव साइट के अलावा। ठीक है, उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और एलोस्टेरिक साइड वो होती है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल बाइंड करता है और अफेक्ट करता है एक्टिव साइड को फॉर देयर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो जो ही कोई फैक्टर आके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगता है तो वो एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है। कन्फर्मेशन जब चेंज होती है तो एक्टिव साइड या तो लेस एक्टिव हो जाती है या ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अगर लेस एक्टिव हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। Such interaction are involved in regulation of activity of enzyme। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ये ऑलमोस्ट मल्टीपल सब यूनिट के होते हैं। ठीक है, मसलन सिंपल एंजाइम है वो मोस्टली एक यूनिट प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं ये एक तो रेगुलेटरी रिएक्शन यानी कि कमिटिंग रेट लिमिटिंग रिएक्शन जो है बॉडी का उसको फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा, ये मल्टीपल सब यूनिट के बने होते हैं, एक से ज़्यादा इसमें प्रोटीन के यूनिट होते हैं। कैटालाइज ए रेट लिमिटिंग रिएक्शन, जितने भी रेगुलेटरी रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, मसलन ग्लाइकोलिसिस में 3 रिएक्शन रेगुलेटरी हैं, पहला, तीसरा और 10वां। ठीक है, पहला और तीसरा और 10वां ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन भी है, रेगुलेटरी रिएक्शन भी है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। बाइंड सबस्ट्रेट कोऑपरेटिवली, यानी कि एंजाइम का जो ऊपर फैक्टर आके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर लगता है, एक तो वो यहाँ का ऑपरेशन शो करेगा, यहाँ का ऑपरेशन नहीं शो करेगा। अगर तो सबस्ट्रेट ही फैक्टर का काम कर रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के ऊपर आके लग रहा है और सबस्ट्रेट ही एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लग रहा है। एलोस्टेरिक साइड के ऊपर अगर सबस्ट्रेट आके लगेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को मोस्टली बढ़ा देता है, तेज कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट आके एक्टिव साइड एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को मोस्टली डाउन कर देता है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगेगा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट आके लगेगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। शो ए सिग्माइडल कर्व व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के ऊपर कोई फैक्टर आके लगता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि रेगुलेट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, तो उससे या तो एक्टिविटी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्टिव साइड के अंदर चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से दोनों Km और Vmax इफेक्ट होते हैं।
So factors that inhibit the activity are termed as negative factor, whereas those that increase the enzyme activity are called as positive factor. Allosteric enzymes usually contain multiple subunits and frequently catalyze the committing step early in the pathway. For example, glycolysis में पहला reaction ग्लूकोज की phosphorylation वो committed step है, वो अगर हो गया तो backward reaction नहीं हो सकता. होमोट्रॉपिक इफेक्टर यानी कि अगर सबस्ट्रेट ही इफेक्टर का काम दे तो उसको हम होमोट्रॉपिक इफेक्टर कहते हैं. Most often an allosteric substrate function as a positive factor. For example, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है एटीपी को यूज करते हुए. ठीक है, अगर ग्लूकोज सबस्ट्रेट है हेक्सोकाइनेज का जो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, अगर वो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके लग जाता है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है. इसको कोऑपरेटिव इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा. ठीक है, तो इसमें आप हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल दे सकते हैं. हेक्सोकाइनेज में क्या होता है, एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आके लगता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है. लेकिन अगर ग्लूकोज एलोस्टेरिक साइट के ऊपर भी आके लग गया है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा. ये देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये कोऑपरेशन शो करते हैं. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट दैट इज देयर बाइंडिंग साइट एक्सेप्ट कोऑपरेटिवली. इसकी एक और एग्जांपल है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगते हैं. ठीक है, जब एक आके लगता है वो दूसरे के लिए स्पेस बढ़ा देता है कि वो उसकी आसानी पैदा करता है कि दूसरा इजीली लग सके. फिर दूसरा आके लगता है तो तीसरे के लिए वो और आसानी पैदा कर देता है, फिर चौथे के लिए वो और ज्यादा आसानी पैदा कर देता है और वो जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट होके फिर फंक्शन करती है. तो these enzymes show a sigmoidal curve. ये मैं बताता हूँ sigmoidal curve क्या होता है. When reaction velocity is plotted against the substrate concentration. This contained with the hyperbolic curve characteristics of enzyme following the Michaelis-Menten kinetics. अच्छा, जो hyperbolic curve होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो सिग्माइडल कर्व होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है. क्योंकि किसी पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही होती है, किसी पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही होती है. तो जो इफेक्टर होते हैं यानी कि एलोस्टेरिक रेगुलेटर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम कैन अफेक्ट आइदर द Vmax और Km और बोथ दोनों को भी इफेक्ट कर सकते हैं या एक को इफेक्ट कर सकते हैं. हेट्रोट्रॉपिक इफेक्टर क्या होता है कि अगर आपके इफेक्टर की नेचर सबस्ट्रेट से डिफरेंट है, अगर आपके इफेक्टर की नेचर सबस्ट्रेट से डिफरेंट है. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक का मीन सबस्ट्रेट, यानी कि इसकी नेचर सबस्ट्रेट से डिफरेंट होती है. होमो का मतलब है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट की तरह की नेचर होती है. The factor may be different from the substrate in which case the effect is said to be heterotropic. For example, hexokinase की एग्जांपल ही देखें तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज करता है. ग्लूकोज 6 फास्फेट का लेवल अगर हाई होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रोडक्ट है वो इसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके लगेगा और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा. तो ये मोस्टली नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. द एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट A into B हैज एन एलोस्टेरिक साइट दैट बाइंड टू द एंड प्रोडक्ट E. कहता है वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट A को प्रोडक्ट B के अंदर कन्वर्ट करता है, वो ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए बाइंडिंग साइट रखता है. तो वो अगर प्रोडक्ट इधर आके लगता है उसके ऊपर तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है. तो ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है. If the concentration of E increases, the initial enzyme in the pathway is inhibited by binding in the allosteric site. ये आपके पास ये जो है कर्व, ये सिग्माइडल कर्व है. यहाँ पे जो एक्टिविटी किसी पॉइंट पे कम हो रही है, किसी पॉइंट पे ज्यादा हो रही है. और ये जो कर्व है ये हाइपरबोलिक कर्व है. ये सिंपल एंजाइम शो करते हैं. ये आपका प्रोडक्ट पर सेकंड है यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर बढ़ रहा है.
एक वक्त आएगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे सारी एक्टिव साइट जो एंजाइम की वो सैचुरेट हो चुकी हुई है सबस्ट्रेट में। लेकिन जो एलोस्टेटिक एंजाइम है ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व शो करते हैं, इसको सिग्माइडल कर्व कहते हैं। ये आप देखें ई प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो इसने जो ए और बी को बनाता है उस एंजाइम को आके उसकी एलोस्टेटिक साइट के ऊपर आके लग गया और वो उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन भी कहते हैं। इधर एक ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल दी हुई है, फास्फोफोटोकाइनेज 1। फास्फोफोटोकाइनेज 1 जो है वो ब्लॉक होता है ग्लाइकोलाइसिस का थर्ड एंजाइम है, लेकिन ब्लॉक कैसे होता है? सिट्रेट से। सिट्रिक एसिड, जब सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो सिट्रेट और एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सिट्रेट और एटीपी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब एटीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो लॉक हो जाता है और सिट्रेट जो आता है साइटोप्लाज्म के अंदर और फास्फोप्रोटोकाइनेज 1 की एलोस्टेटिक साइट के ऊपर आके लगता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये आप देखें, ये आपका हाइपरबोलिक कर्व है, ठीक है, और ये सिग्माइडल कर्व है, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पे एक्टिवेटर आके लगा है, यहाँ पे इनहिबिटर लगा है, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम हो गई है। यहाँ पे एक्टिवेटर लगा है तो एक्टिविटी कम हो गई। ये देखें, ये इसकी वीमैक्स है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एसोजाइम। एसो एंजाइम भी कहते हैं और एसो एंजाइम भी कहते हैं इसको। एसो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से, जेनेटिकली डिटरमिन्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फंक्शन एक है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। Most isozymes are also enzymes that catalyze the same reaction but differ in their physical property because of genetically determined differences in amino acid sequence. Isoenzyme may contain different number of charged amino acid and may be separated from each other by SDS gel electrophores. Isoenzyme have different quaternary structure. तो different isosomes हैं, इनका different quaternary structure होता है। Different organ contain characteristics proportion of different isoenzymes. For example, ये जो lactate dehydrogenase है is a tetrameric enzyme whose 4 subunit in the 2SO form designated as H and M for muscle. H for ये जितने भी आइसोजाइम्स होते हैं ये मल्टीपल सब यूनिट के बने होते हैं और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तभी बनता है जब मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन होती है किसी की। मसलन हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन के यूनिट है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो इसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन के अंदर एक ही अल्फा यूनिट होता है तो उसमें सिर्फ टर्शरी है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह जितने भी आइसोजाइम्स हैं ये मल्टीपल सब यूनिट के होते हैं तो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर रखते हैं। दस ये जो इसके अंदर ये टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है, यानी कि इसमें 4 यूनिट होते हैं प्रोटीन और इसमें कोई भी हो सकता है, H यूनिट हो सकता है, M यूनिट हो सकता है। H फॉर हार्ट, M फॉर मसल। The subunit can be combined as shown below to yield the catalytic active isozymes of lactate dehydrogenase. तो ये आपके पास lactate dehydrogenase के 5 एसोफॉर्म्स हैं, 5 एसोजाइम्स हैं। LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। जो LDH1 है इसमें 4 यूनिट H के होते हैं। जो LDH2 है इसमें 3 H और 1 M होता है। जो LDH3 है इसमें 2 H और 2 M है। जो LDH4 है इसमें 1 H 3 M है और LDH5 में 5 M है। इसका मतलब है ये LDH1 जो है ये जितना M यूनिट ज्यादा होगा उतना उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और जितने H यूनिट ज्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ये लाइट वेट होते हैं और M यूनिट हैवी वेट होते हैं। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल मेजर करते हैं। फिर आपने कंफर्म करना है कि कौन सा LDH बढ़ा हुआ है। आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर आपको सिर्फ बताता है कि कौन ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल ज्यादा हुआ है। अब वो ये नहीं बताता कि LDH1 का लेवल ज्यादा हुआ है, LDH2 का, LDH3 का, LDH4 का या उसके लिए हम SDS स्टेज करते हैं।
प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं एसडीएस की मौजूदगी में, सोडियम डोरीसल सल्फेट की मौजूदगी में। फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ट्रैवल करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है पहले नंबर के ऊपर ये ट्रैवल करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद। अब जो ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, अगर इसका बैंड सबसे अच्छा आ रहा है तो हम कहते हैं कि LDH1 बड़ा हुआ है। अगर LDH3 का बैंड ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे ये बड़ा हुआ है। अगर LDH5 का बैंड बड़ा आ रहा है तो हम कहेंगे ये बड़ा हुआ है। तो LDH का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का काम एक ही है, ठीक है। वो काम क्या है? लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना और पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट ना, यूजिंग NADN NADH। तो LDH1 का लेवल बढ़ जाता है दिल की बीमारी में, यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। LDH3 और LDH2 का लेवल बढ़ जाता है ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया के टिश्यू में ज़्यादा होता है, तो लीक आउट होकर ब्लड में आ जाता है जब कोई भी वाइट ब्लड सेल की डिजीज है। तो LDH5 में क्या होता है? लेवल इंक्रीजेज इन लिवर एंड मसल डिजीजेज। अगला है हमारे पास क्रीटन फास्फोकाइनेज या क्रीटन काइनेज इसको कहते हैं, ये फास्फोरिलेशन करता है। ये डाइमर है, पहला जो पड़ा है वो टेट्रामर है, ये क्या है? एक डाइमेरिक एंजाइम है। इसके अंदर दो प्रोटीन के यूनिट होते हैं, या बी होगा या एम होगा। तो ये जो CK1 है, इसमें दोनों बी यूनिट होंगे, इसका मतलब है ये ब्रेन में होगा। CK2 ये कार्डियक मसल में सबसे ज्यादा होता है CK2। CK3 इसमें एक यूनिट M होता है, एक B होता है। CK3 इसमें दोनों यूनिट M होते हैं, ये मसल और लिवर के अंदर ज्यादा होता है। अब कोई भी आपने डिजीज देखनी है तो मोस्टली ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि दिल की बीमारी को चेक करने के लिए यूज होता है। तो इसको भी हम SDS पेज के जरिए चेक करते हैं कि किसका बैंड ज्यादा आ रहा है। अगर पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखते हैं लेवल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम SDS पेज करते हैं, जिसका बैंड ज्यादा आता है वो हम कहते हैं वो बड़ा हुआ है। तो इसको क्रीटन फास्फोकाइनेज को हम किस तरह कहते हैं कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि इसकी ब्लड के अंदर एक्टिविटी होती है 5%। तो अगर 5% से एक्टिविटी बढ़ गए तो इसका मतलब है वो आपका हार्ट के मसल जो है वो डैमेज हुए हैं, और ये CK2 जो है लीक आउट होके कहाँ पे आ रहा है? ब्लड के अंदर। CK2 लीक आउट होकर कहाँ पे आ रहा है? ब्लड के अंदर। तो CK2 का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो आप चेस्ट पेन होती है ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, इससे 4 से 8 घंटे बाद इसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और 24 घंटे के बाद ये पीक पे चला जाता है। फिर 72 आवर्स के बाद ये नॉर्मलाइज होता है, 3 दिन के बाद। ये ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग में क्या होता है कि जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं वो सारे किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। उसको हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज नोन एज zymogen या प्रो एंजाइम। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज नोन एज zymogen और प्रो एंजाइम। So in case of digestive enzyme, the reason is this is clear. If these enzymes were synthesized in their active form, they would digest the tissue that synthesize them. मसलन ये लीवर के अंदर रेगुलेट होते हैं और वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। अगर वहाँ पे ही एक्टिव हो जाएंगे तो वो लीवर को ही डाइजेस्ट कर देंगे और उसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगी, पेंक्रियाटिक ट्रामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये जो गैस्ट्रिक या पैंक्रियाटिक जूस के zymogen नजर आ रहे हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। मसलन पेप्साइनोजेन चीफ सेल से, स्टमक के चीफ सेल से इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में आता है बाय HCl एंड पेप्सिन इटसेल्फ। इसी तरह ये पैंक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। सारे किसकी हेल्प में एक्टिव होते हैं? ट्रिप्सिन की मौजूदगी में एक्टिव होते हैं। इसमें कैमोट्रिप्साइनोजेन कैमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्साइनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज होता है, प्रो लास्टेज में चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं।
आगे है फैक्टर फैक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। चलें ये और एंजाइम इनहिबिशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी है 15 मिनट तो ये खत्म हो जाएगा हमारा फैक्टर फैक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये 7 सर इतना ही काफी है। एक तो आप लेट आ रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं इतना ही काफी है। चलें ठीक है फिर।